हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्लास फिफ्थ ऑफ एचआरएम। और इसमें हम देखेंगे व्हाट डज द वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। तो वेजेस एंड सैलरी यानी जो लेबर्स या एम्प्लॉयज को पेमेंट के रूप में दिया जाता है, जैसे कि हमने पिछले सेशन में देखा था कंपनसेशन के वे में, तो वही होती है वेजेस एंड सैलरी। अब इसका एडमिनिस्ट्रेशन यानी इसका मैनेजमेंट क्यों किया जाता है या किस तरीके से किया जाता है एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, वी विल सी इन दिस यूनिट। ठीक है, तो देखते हैं। वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच वेजेस एंड सैलरी levels and structures are determined in the organizational setting. अंडर द वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, पर्टिकुलरली किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी या फिर किसी लेबर की वेजेस यदि हम बोलें तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, क्या लेवल होना चाहिए, वो बताता है आपका wages and salary administration. Wages are payments for labor service rendered frequently expressed in hourly rates, while salary is a similar payment expressed in weekly, monthly या annual rates. अब wages और salary के बीच में भी डिफरेंस क्लियर किया गया है कि wages जो है लेबर को दिया जाता है और यूजली जो है आपकी वेजेस जो है किस बेसिस पे होती है कि कितने आवर्स जो है काम किया है लेबर ने, यानी 2 घंटे के हिसाब से 1 घंटे के हिसाब से जो है अमाउंट दे दिया जाता है। वहीं सैलरी जो है एम्प्लॉयज को दिया जाता है, वेजेस किनको दिया जाता है, लेबर्स को दिया जाता है। और सैलरी जो है एम्प्लॉयज को दिया जाता है फॉर द मंथली या फिर एनुअली रेट्स पे जो है उनको मंथली सैलरी दी जाएगी। यूजली जो है मंथली रहती है, इट कैन बी वीकली एंड इट कैन बी एनुअली। ठीक है, हम देखते हैं किसी किसी के साथ एनुअल टाइप करते थे कि एनुअल पैकेज आपका ये रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। Thus, the term wage frequently denotes payment in terms of the number of hours worked and may fluctuate depending upon hours actually worked। है ना, वेजेस जो हैं आवर्स के हिसाब से मिलते हैं और ये समय के साथ साथ जो है फ्लक्चुएट भी हो सकते हैं। द डिटर्मिनेशन ऑफ वेज रेट्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेज पॉलिसीज यानी उसके बिहाफ पे क्या पॉलिसी होनी चाहिए, किस पॉलिसी के बेसिस पे जो है आपको इतनी वेजेस दी जाएंगी या सैलरी दी जाएंगी, वो सब चीजें। And satisfying the employees as regard as to wages and rates of wages is an important aspect of wage administration। कि आपकी वेजेस के बिहाफ पे यानी लेबर लॉस को कंसिडर किया जाएगा कि लॉ क्या बोल रहा है कि कितना मिनिमम अमाउंट मिलना चाहिए लेबर को, उसको कंसिडरेशन या और क्या फैसिलिटी देनी चाहिए लेबर को, ये सब पॉलिसीज को ध्यान में रखना और जो है उसकी रेट को डिसाइड करना। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन इज वन ऑफ द मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉडर्न मैन पावर मैनेजमेंट। मैन पावर यानी एचआर मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वेजेस एंड सैलरी को अच्छे से एडमिनिस्टर करें, यानी उसको अच्छे से देखें, डिसाइड करें, पॉलिसीज फ्रेम करें, ताकि जो है किसी भी एम्प्लॉय का या किसी भी वर्कर का जो है मिसयूज ना हो। ठीक है, अब इसमें यदि हम आगे देखें कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन या क्या ऑब्जेक्टिव है, उसको एडमिनिस्ट्रेट करना इतना क्या जरूरी है, जो एम्प्लॉय आ रहा है उसके हिसाब से उसको सैलरी दे दें या यदि लेबर है तो उसको वेजेस दे दें, तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है या इसकी क्या नीड है इसको एडमिनिस्टर करने की, यानी इसके बिहाफ पे पॉलिसी फ्रेम करना, प्रिंसिपल्स बनाना क्यों जरूरत है। तो इसकी जो है सबसे पहले इसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये जो है क्यों बेनिफिशियल है या ऑर्गेनाइजेशन का क्या उद्देश्य रहता है वाइल डिसाइडिंग वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में क्यों रखना रहता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे यदि हम देखें तो इट विल हेल्प यानी इनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन टू हैव द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ स्टाफ इट रिक्वायर्स। उनको ये पता पड़ जाएगा कि उनको कितनी क्वांटिटी और किस टाइप के लोग जो हैं स्टाफ चाहिए, तो ये उनको सुविधा हो जाएगी। रिटेन द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके से वो अपने एम्प्लॉयज को जो है रिटेन कर पाएंगे क्योंकि उनके पास डाटा रहेगा कि कितनी सैलरी पे कौन वर्क कर रहा है। कोई यदि जाने का इच्छुक होगा तो उसकी पॉलिसी बेसिस पे उसकी सैलरी को या वेजेस को बढ़ाया जाए। फिर मोटिवेट एम्प्लॉयज फॉर अ गुड परफॉर्मेंस फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, मोटिवेट कर सकते हैं उनकी सैलरी को बढ़ा के या वेजेस को बढ़ा के जो है कि ताकि जो है उनका परफॉर्मेंस बढ़े। मेंटेन इक्विटी एंड फेयरनेस इन कंपनसेशन फॉर सिमिलर जॉब, जब हम वेजेस एंड सैलरी को एडमिनिस्टर करेंगे यानी इसके बिहाफ पे पॉलिसीज पहले से ही फ्रेम करके रखेंगे तो एक फेयरनेस रहेगी। ऐसा ना होगा कि किसी को जो है ज्यादा सैलरी दे रहे हैं, जान पहचान है तो ज्यादा सैलरी दे दी, भले वो काम नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। है ना, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है उसको हम ज्यादा पेमेंट दे सकते हैं, जिसका परफॉर्मेंस
कम है, अच्छा नहीं है, तो उसको हम कम दे सकते हैं। एंड इट इज द कॉस्ट इफेक्टिव, ऑलरेडी आपके पास पूरा डाटा है, आपके पास पॉलिसी फ्रेम्ड है, तो आपके पास बार बार एम्प्लॉयज का आना जाना नहीं होगा, है ना, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा। नहीं तो हर बार रिक्रूटमेंट निकालना, लोगों को अपॉइंट करना इस तरीके से, तो इट विल बी अ लेंदी प्रोसेस प्लस एक्सपेंसिव। तो इन सब चीजों से जो है ऑर्गेनाइजेशन बच जाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव यही, इसीलिए ही वो एडमिनिस्ट्रेट करके रखते हैं, पहले से ही पॉलिसीज वगैरह फ्रेम करते हैं रिगार्डिंग द वेजेस एंड सैलरी। ठीक है, अब आगे देखें हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। यदि पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्कर पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम सोचें, तो उनके क्या उद्देश्य रहते हैं कि यार हाँ, वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज वगैरह होनी चाहिए ताकि जो है उनका नुकसान ना हो। तो इसको पढ़ें तो उनको जो है ये इंश्योरेंस हो जाता है, ये एश्योरिटी हो जाती है कि उनको फेयर कंपनसेशन मिलेगा, यानी जो सही सैलरी है उन्हें वो मिलेगी। प्रोवाइड कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉइज वर्थ, जो एम्प्लॉय की वैल्यू है उसके हिसाब से जो है उनको कंपनसेशन मिलेगा। अवॉइड द चांसेस ऑफ फेवरेटिज्म, जिसको हम कहते हैं बाइस्ड फ्रॉम क्रीपिंग इन व्हेन द वेज रेट्स आर असाइन। उनको पता है कि ये फेवरेटिज्म वाली बात जो है खत्म हो जाएगी यदि पहले से ही पॉलिसीज वगैरह फेम है, यानी बाइस्ड, यानी ऐसा ना होगा कि यदि कोई वर्कर नया आया है रिकमेंडेशन बेसिस पे, उसका जजमेंटल, यानी उसको जो है वो नया है तो भी उसको अच्छी सैलरी दे रहे हैं, कोई पुराना है उसको तो भी कम चल रही, तो ऐसा कोई जजमेंट यानी पक्षपात नहीं होगा। कुल मिला के ये उनको सुकून आ जाता है, श्योरिटी आ जाती है बाय एडमिनिस्ट्रेशन की कोई हमारे वेजेस और सैलरी को देखने वाला पर्सन है, कोई मैनेजमेंट है जो हमारी सैलरी हमें कितनी मिलनी चाहिए, किस तरीके की पॉलिसी होनी चाहिए, ऐसा मैनेजमेंट बैठा है तो उनको तसल्ली रहती है। ठीक है, इनहेंस एम्प्लॉय मॉरल एंड मोटिवेशन, और इससे उस एम्प्लॉय का मॉरल एंड मोटिवेशन जो है इंक्रीज रहता है कि हमेशा उसको पता है कि उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, यदि उसको कम सैलरी मिल रही है तो ज्यादा मिलेगी, या उसके बिहाफ पे जो पॉलिसी बनी रही है वो उसके लिए लड़ भी सकता है। ठीक है, तो दिस आर द पर्पस ऑफ वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ लेट अस मूव टू द मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट सिस्टम। जैसे कि हमने पिछले सेशन में भी बात की थी, जब हमने कंपनसेशन से रिलेटेड बात की थी कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो है पेमेंट दिया जाता है, वैसे ही सिमिलर मेथड है जिसको अभी हम डिटेल में देखेंगे कि मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट सिस्टम। तो 3 मेथड्स होते हैं जिसके हिसाब से वेजेस दी जाती हैं। तो सबसे पहले जो आता है दैट इज टाइम वेज सिस्टम, या जैसे हम कहते हैं टाइम रेट सिस्टम। में जो है कितने समय वर्कर ने काम किया है, कितने आवर्स जो है उसने काम किया है, उसके हिसाब से जो है उसे पेमेंट दिया जाता है, वेजेस दी जाती है, दैट इज नोन एज टाइम वेज सिस्टम। आइए पढ़ते हैं इसको। This is the most common wage system used to pay the workers. In this system, workers are paid according to the time spent by them working on a specific task. It may be taken as hours worked or days worked or as weeks worked in some cases. Okay, वर्कर ने कितना काम किया है, कितने आवर्स काम किया है, उसके हिसाब से उसको पेमेंट दिया जाता है। अब ये वर्क आवर्स भी हो सकता है, कितने दिन भी हो सकते हैं, या किसी किसी केस में कि 7 दिनों का पेमेंट जो है इकट्ठा मिल जाएगा, इस तरीके से भी होता है। ठीक है, दैट इज यानी टोटली टाइम के हिसाब से यदि आपको पेमेंट दिया जा रहा है, दैट विल बी द टाइम बेस्ड सिस्टम। इसका यदि फॉर्मूले की हम बात करें तो वेजेस अंडर दिस सिस्टम आर कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द टाइम वर्कड बाय अ वर्कर विद द आवरली रेट ऑफर टू देम। जैसे कि इसका हम फॉर्मूला देखें तो टाइम स्पेंड, सपोज वर्कर जो है 6 आवर्स काम कर रहा है और उसको पर आवर का जो है 70 रुपीज यदि मिल रहा है, तो इस तरीके से उसको 420 रुपीज जो है 6 आवर्स के मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 6 आवर्स पर आवर का 100 रुपीज, तो 6 आवर्स के लिए उसको कितना मिल जाएगा 600 रुपीज, यानी जो भी जितने भी आवर्स काम किए हैं और जो भी रेट ऑफ वेजेस है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, उस हिसाब से जो है उसको अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ पहला मेथड। फिर दूसरा वेज पीस रेट सिस्टम मेथड, या जैसे हम कह सकते हैं कि टेलर जी जो थे FW टेलर, उन्होंने भी इसको जो है प्रमोट किया था कि वेज जो है अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस जो है मिलना चाहिए। जो अच्छा काम कर रहा है उसको पेमेंट दो, अच्छा पेमेंट दो, जो नहीं कर रहा है उसको मत दो। पेमेंट बाय रिजल्ट, इसमें ऐसा तो नहीं है कि जो नहीं कर रहा है, बट जिसकी परफॉर्मेंस जितनी ज्यादा है उस हिसाब से जो है उसको पेमेंट करना है। यानी ये पेमेंट जो है टाइम के हिसाब से नहीं होती है, परफॉर्मेंस के हिसाब से होती है कि कौन कितना अच्छा काम कर रहा है, या प्रोडक्शन जो है किस वर्कर्स के थ्रू जो है ज्यादा हुआ है, तो जो है उसके हिसाब से पेमेंट दिया जाना चाहिए। इन द सिस्टम ऑफ वेजेस वर्कर्स आर पेड बाय द
quantity and the quality of the units they produce. It is not time dependent wage system. इसको आपको ध्यान रखना है कि ये टाइम बेस्ड नहीं होता है। आप 10 घंटे करो, 6 घंटे करो, उनको मतलब नहीं है, उनको प्रोडक्शन से मतलब है। यदि उतना प्रोडक्शन जो है आप 2 घंटे में करते हैं, या उतने यूनिट्स या उतनी क्वालिटी, वैसी क्वालिटी जो उनको चाहिए वैसा कुछ होता है, तो वो परफॉर्मेंस बेस्ड जो है पेमेंट मिलता है, उसी को ही हम वेज पीस रेट सिस्टम कहते हैं, पेमेंट बाय रिजल्ट। ठीक है। इन द बिगनिंग द रेट पर पीस इज फिक्स्ड विद द वर्कर्स, है ना। स्टार्टिंग में ही पर पीस या पर यूनिट का जो है कि आप इतने यूनिट्स बनाएंगे तो एक यूनिट का हम आपको इतना परसेंटेज दे देंगे, इस तरीके से जो आपसे बात की जाती है पेमेंट देने के लिए, तो उसे ही हम पेमेंट बाय रिजल्ट कहते हैं। दे आर पेड एज पर द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से भी हो सकता है, यानी आपने कितनी क्वांटिटी बनाई है उसके हिसाब से भी, या क्वालिटी के हिसाब से भी हो सकता है। यदि इसके फॉर्मूले की बात करें, द अमाउंट ऑफ वेजेस अर्न्ड इन दिस सिस्टम इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। किस तरीके से कैलकुलेट होता है, तो नंबर ऑफ प्रोड्यूस पीसेस रेट ऑफ फिक्स्ड पर पीस। फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया है कि पर पीस का जो है आपको 2 रुपीज देंगे, और आपने जो है 500 पीस बना लिए, टाइमिंग नहीं देखा जा रहा है, तो आपको 1000 रुपीज जो है दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है परफॉर्मेंस के बेसिस पे जब आपको पेमेंट मिलता है, दैट इज वेज पीस रेट सिस्टम। ठीक है। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द अनदर मेथड एंड द लास्ट मेथड, दैट इज इंसेंटिव वेज सिस्टम। ये एक तरीके का जो है बोनस सिस्टम भी बोल सकते हैं हम, कि आपको एक्स्ट्रा काम के लिए या स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के ऊपर यदि आप कोई काम करते हैं तो आपको जो है एक्स्ट्रा चार्ज दिया जाता है, दैट इज इंसेंटिव वेज सिस्टम। इंसेंटिव वेज सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज प्रोग्रेसिव वेज सिस्टम भी इसको कहा जाता है, या फिर बोनस स्कीम भी कहा जाता है। दिस सिस्टम एनकरेज ऑल 3 एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें सभी तीनों एस्पेक्ट का ध्यान रखा जाता है, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड स्पीड, समय का भी ध्यान रखा जाता है। दिस सिस्टम फोकस ऑन प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन फॉर द डीमेरिट्स ऑफ अदर 2 सिस्टम। जो बाकी दोनों सिस्टम की डीमेरिट है, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, कितने यूनिट्स, पिछले वाले में जितने यूनिट्स आपने जनरेट किए हैं उसके हिसाब से पेमेंट हो रहा था, यानी जितना परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से, है ना। उससे पहले हमने देखा कि जितने आवर्स आप काम कर रहे हैं, तो यदि इसके अलावा यदि आप उससे भी ज्यादा काम कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा। सपोज आपको बोला गया है कि 50 यूनिट्स बनाएंगे आप, तो आपको इतना अमाउंट दिया जाएगा, एक एग्जाम्पलरी वे में। लेकिन यदि आप 60 यूनिट बना लेंगे तो हम आपको ज्यादा पेमेंट करेंगे, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय जो है ज्यादा परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। तो इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम दैट इज द सिस्टम की जहां पे क्वालिटी, क्वांटिटी और इतने समय में यदि आप इतना कर लेते हैं, एक स्टैंडर्ड के ऊपर यदि आप चले जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जाएगा। अंडर दिस सिस्टम द वर्कर्स आर paid based on the number of units produced by them. However, this unit must be standard quality set. एक standard fix है। A worker shall not be paid for any defective or inferior quality unit produced. और यहाँ पे inferior चीजों के लिए पेमेंट नहीं दिया जाएगा। यदि आपने उस को बनाते बनाते इतनी जल्दी की कि प्रोडक्ट को ही खराब कर दिया, तो जो है उसके लिए आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। और इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट, दैट इज द इंसेंटिव वेज सिस्टम। ठीक है। तो एक टाइम के बेसिस पे, एक परफॉर्मेंस के बेसिस पे, एक इंसेंटिव वेज सिस्टम दैट विल बी बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड क्वालिटी या स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो फिक्स की जा रही है उसके बेसिस पे, दैट इज द इंसेंटिव वेज सिस्टम। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी। नाम से भी हमें क्लियर है कि एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी, जब वर्क के समय ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कंडीशंस अच्छी हों उसका ध्यान रखना किसका काम रहता है, ऑर्गेनाइजेशन का काम रहता है कि एम्प्लॉय की हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रखना, दैट इज एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी, यानी अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना। Employee safety refers to providing a safe working environment for employees by incorporating safe equipments, उनको provide करना, safe procedures at workplace to ensure work safety, यानी काम के दौरान उनको किसी तरीके का नुकसान न होना, ये किसकी जिम्मेदारी है, ये ऑर्गेनाइजेशन या उस कंपनी की जिम्मेदारी है जहां पे एम्प्लॉय काम कर रहा है। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ गुड सेफ वर्क एनवायरनमेंट टू इम्प्रूव मोरल एंड इफिशियंसी, है ना, विच इन टर्न कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। ये बिल्कुल जरूरी है कि जब आप वर्कर को अच्छा एनवायरनमेंट देंगे काम करने के लिए, तो जो है उसकी इफिशियंसी भी बढ़ेगी, उसका काम करने का मन होगा, और उसके बिहाफ पे क्या होगा, वो अच्छा काम करेगा, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तो इससे जो है कंपनी की ग्रोथ होगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, है ना।
लैक ऑफ सेफ्टी प्रोसीजर्स फॉर एम्प्लॉयज कुड हैव अ लीगल एंड फाइनेंशियल इश्यूज। और यदि उनकी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जाता है तो लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं कि उसने एम्प्लॉय का कुछ नुकसान हो गया है, उसका एक्सीडेंट हो गया किसी मशीनरी का उपयोग करते करते, तो वो जो है लीगली आपसे क्लेम मांग सकता है, तो इससे आपका फाइनेंशियल लॉस भी होगा और लीगली भी आप फंस सकते हैं। जैसे कि वर्क सेफ्टी में किन चीजों का जो है ध्यान रखा जाएगा, तो इस डायग्राम से बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा कि यदि हमें वर्क में सेफ्टी रखना है तो सेफ्टी ट्रेनिंग उनको दी जाए, जो मशीनरीज या इक्विपमेंट वो यूज कर रहे हैं तो उसके बारे में उनको बताया जाए कि किस तरीके से इसका उपयोग होगा, टूल्स के बारे में उनको नॉलेज दिया जाए कि किस तरीके से जो है ये टूल्स का उपयोग होगा, एक्सपीरियंस, सेफ्टी फर्स्ट, यानी यदि कोई भी सिचुएशन आती है तो पहले सेफ्टी का ध्यान रखना है फिर बाकी चीजों का ध्यान रखना है, रेगुलेशंस को फॉलो करना है, वर्कर्स को इंश्योरेंस फैसिलिटी, हेल्थ वाइज उनकी चीजों को जो है रेगुलर हेल्थ चेकअप्स वगैरह इन चीजों का ध्यान देना और उनका ओवरऑल प्रोटेक्शन करना हर माध्यम से, दैट इज नोन एज एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी। अब एम्प्लॉय की हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए इतना ज्यादा सोचना क्यों जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंस या इसका क्यों सिग्निफिकेंस है। जरूरी थोड़ी है एम्प्लॉय आ रहा है हमने उसको पैसे दे दिए बात खत्म, नो, एम्प्लॉय इज द की एलिमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, सबसे अहम हिस्सा है ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसकी हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। और किन किन कारणों से है, लेट अस सी। इससे यदि पहले से ही इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा, एक प्रॉपर सेफ्टी वर्किंग कंडीशंस बनाई जाएगी, तो इससे क्या होगा, रिड्यूस एम्प्लॉय इलनेस एंड इंजरीज, इससे एम्प्लॉयज का एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, छोटे मोटे जो होते हैं इलनेस नहीं होगी, वो बीमार नहीं पड़ेंगे यदि उनको स्वच्छ पानी नहीं दिया जाए जो कि बेसिक नीड है ना, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज बीमार पड़ेंगे। तो ये जो है यदि पहले ही इस चीज का ध्यान रखा गया है कि नहीं उनको पानी वगैरह जो है साफ सुथरा मिलना चाहिए, तो इससे जो है वो बीमार नहीं होंगे, तो वो एब्सेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो रिड्यूस एम्प्लॉय इलनेस एंड इंजरीज। सेकेंड, अवॉइड सीरियस कॉन्सिक्वेंस, इससे जो है कुछ सीरियस कॉन्सिक्वेंस होने वाले होंगे जैसे कि एक्सीडेंट वगैरह या कुछ, तो उससे आप बच सकते हो क्योंकि आपने पहले ही उसका ध्यान रखा हुआ। केयरफुल हैंडलिंग होगी, यदि आपने पहले ही जानकारी दे दी है कि किसी मशीनरी जो कि बहुत हार्मफुल है या डेंजरस है उसको चलाना थोड़ा टिपिकल है, तो उस एम्प्लॉय को पता है कि इसमें मुझे ध्यान से इसका उपयोग करना है, तो केयरफुल हैंडलिंग हो जाएगी। कंफर्टेबल एनवायरनमेंट टू वर्क हो जाएगा, एम्प्लॉय खुश रहेगा। बिल्ड मोरल, इससे जो है एम्प्लॉय का मोरल जो है बिल्ड रहेगा कि नहीं हमारी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है, हमारी सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है, तो हमें भी कंपनी के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है। रिड्यूस कॉस्ट, इससे कॉस्ट बचेगी क्योंकि आप फालतू के किसी भी लीगल इश्यूज में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि यदि आप लीगल इश्यूज में एक बार पड़ गए तो कहीं ना कहीं आपका फाइनेंशियली एक्सपेंडिचर तो बढ़ेगा। इफिशियंसी बढ़ेगी, यानी हर चीज का ध्यान रखा जा रहा है, सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है, वर्किंग कंडीशंस का ध्यान रखा जा रहा है, तो जो है ऑब्वियसली वर्क करने का जो परफॉर्मेंस है एम्प्लॉय की वो बढ़ेगी। देन रिडक्शन इन रिस्क, रिस्क जो है कम होगी क्योंकि ऑलरेडी जो है वर्कर्स अवेयर हैं अबाउट द वर्किंग कंडीशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उनको पता है कि क्या वर्किंग कंडीशन है, तो इससे जो है रिस्क जो है वो रिड्यूस होगी। रिड्यूस्ड एब्सेंटिज्म, ऑब्वियस सी बात है यदि वो बीमार नहीं हो रहे हैं, उनको प्रॉपर माहौल मिल रहा है काम करने में, जो है उनको हर सुविधा है, तो जो है इससे ये चांसेस है कि वो एब्सेंटिज्म नहीं लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयज हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है, अब बढ़े हम आगे, एम्प्लॉयज वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी। तो एम्प्लॉयज वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी का मतलब जैसे कि एम्प्लॉयज का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, दैट इज द एम्प्लॉय वेलफेयर, एंड उसको सोशल सिक्योरिटी हो, दैट मीन्स उसका कहीं से कहीं तक कोई नुकसान ना हो, इन चीजों का ध्यान रखना, दैट इज एम्प्लॉय वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी, और इसमें उसकी हेल्थ भी आ जाएगी जो अभी हम पढ़ के आए हैं। Employee welfare includes provision of various facilities and amenities in around the workplace for the better life of worker. Worker की अच्छी लाइफ के लिए उसे वर्कप्लेस पे अच्छी सुविधा देना जिससे जो है उसको कोई भी नुकसान ना हो। लेबर वेलफेयर फैसिलिटीज इंक्लूड, अब ये वेलफेयर उसका किन तरीकों से होगा, जैसे कि मेडिकली मदद करना, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, कल्चरल या अदर फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करना। मेडिकल फैसिलिटीज में क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय का जैसे कि हमने बोला कि रेगुलर उनका हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं, है ना, इंश्योरेंस करवा सकते हैं उनका हेल्थ इंश्योरेंस, जिससे जो है उनकी मेडिकली चीजें जो है फिट रहें।
स्पोर्ट्स कंपनी ने या ऑर्गेनाइजेशन ने एक जो है स्कीम निकाली कि हर मंथ के थर्ड संडे को जो है स्पोर्ट्स इवेंट कंडक्ट किया जाएगा, जिससे हर एम्प्लॉय की जो है फिजिकल फिटनेस जो है उसका ध्यान रखा जाए। तो इस तरीके से एजुकेशन यानी कुछ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करके, तो इस तरीके से एम्प्लॉय वेलफेयर हो पाएगा। इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं यदि हम देखें, टू प्रोवाइड बेटर लाइफ एंड हेल्थ टू द वर्कर्स, अच्छी लाइफ जो है वर्कर की हो, टू मेक द वर्कर हैप्पी, सेटिस्फाइड एंड इफिशिएंट। इतना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों सोचती है किसी भी एम्प्लॉय के लिए, क्योंकि एम्प्लॉय के कारण ही वो ऑर्गेनाइजेशन इतनी ग्रो कर रही है ना। तो इससे एम्प्लॉयज क्या रहेंगे, यदि उनका वेलफेयर होगा, उनका ध्यान रखा जाएगा, तो एम्प्लॉयज जो है, वर्कर्स जो है खुश रहेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे और काम अच्छे से करेंगे। थर्ड जो है रिलेटिवली वर्कर्स टू रिलीव वर्कर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल फैटिग एंड टू इम्प्रूव इंटेलेक्चुअल मटेरियल कंडीशंस ऑफ लिविंग ऑफ द वर्कर। इससे जो है जो इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स आती हैं वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि उनके वेलफेयर की स्कीम्स बनी हुई है, उनको कोई चिंता नहीं रहेगी। तो इस तरीके से उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, जिसे हम कह सकते हैं दैट इज द लेबर वेलफेयर, या फिर जिसे हम कहेंगे एम्प्लॉय वेलफेयर। ठीक है। अब वहीं हम बात करें सोशल सिक्योरिटी की, तो सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयज, द securing of an income to take place of earnings when employees are uninterrupted by unemployment। यदि किसी कारण से वो एम्प्लॉय जो आपके पास काफी समय से काम कर रहा है और किसी कारण से वो नहीं कर पा रहा है, जॉब पे नहीं आ पा रहा है, उस समय भी उसकी इनकम जो है किसी वे में सिक्योर होगी, दैट इज नोन एज सोशल सिक्योरिटी, है ना। जैसे कि कोई सिकनेस हो गई या अनएम्प्लॉयमेंट है, कुछ समय के लिए वो जॉब पे नहीं आ पा रहा है, या वो बीमार है, या एक्सीडेंट, या प्रोवाइड फॉर रिटायरमेंट थ्रू ओल्ड एज, टू प्रोवाइड अगेंस्ट लॉस of support by death of another person and to meet exceptional expenditure connected with the birth, death or marriage। यानी एम्प्लॉय किसी भी कारण से जॉब पे नहीं आ पा रहा है, उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, उसके खुद के एक्सीडेंट की वजह से, उसकी सिकनेस की वजह से, या कोई अदर रीजन की वजह से, लेकिन उनकी जॉब पे का उनको ये प्रॉमिस है कि हाँ कुछ समय के लिए हम आपकी इस तरीके से मदद कर सकते हैं कि हम आपकी सैलरी नहीं काटेंगे, इस तरीके की सुविधा देना, दैट इज द सोशल सिक्योरिटी। The purpose of social security is to provide an income up to a minimum and also a medical treatment to bring the interruption of earnings to an end as soon as possible। सोशल सिक्योरिटी इसलिए दी जाती है कि किसी अनइंटरप्टेड कारण जो है आपने जॉब पे जाना बंद कर दिया है, यदि इसको बहुत ही आम भाषा में हम समझें, है ना, कोई भी कारण हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर का लॉस हो गया, या आपका कुछ नुकसान हो गया, या कुछ फैमिली प्रॉब्लम आ गई, लेकिन आपको कुछ मिनिमम पेमेंट जो है आपकी कंपनी प्रोवाइड कर रही है, ताकि जो है आपकी जॉब, जिस भी कारण से आपने जॉब बंद कर दी है, उसको आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करके प्रॉब्लम को और वापस से अपनी जॉब पर आ पाए। क्योंकि यदि प्रॉब्लम है और उस समय ऑर्गेनाइजेशन ने आपका सपोर्ट नहीं किया, तो हमेशा के लिए वो एक और लॉस हो जाएगा कि जॉब भी छूट गई, एक प्रॉब्लम तो आई और उसके साथ जॉब भी छूट गई। यदि आपको कंपनी कुछ समय के लिए यदि ऐसा सपोर्ट दे देती है, तो दैट इज द सोशल सिक्योरिटी, वो आपको प्रोवाइड कर देती है, जिससे आप निपट के जो है वापस जॉब को ज्वाइन करते हैं। और ये आम भाषा में हम कह सकते हैं कि हर कंपनी यूजली ऐसा करती है अपने अच्छे एम्प्लॉयज के लिए, या ऐसे एम्प्लॉयज के लिए जो उनके पास जो है रेगुलर यानी लंबे समय से उनके पास समय काम कर रहे हैं। तो दैट इज द एम्प्लॉय वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी। वेलफेयर में उनकी हर चीज, हर एस्पेक्ट के बारे में सोचना, ताकि उनको एक अच्छी लाइफ मिल सके, बेटर लाइफ मिल सके। सोशल सिक्योरिटी यानी किसी अनइंटरप्टेड समय में जब वो जॉब नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें एक मिनिमम इनकम दी जाए, जिससे वो उस प्रॉब्लम से निपट के जो है वापस से अपनी जॉब पे आ पाए, दैट इज द सोशल सिक्योरिटी। ठीक है। अब आते हैं टुवर्ड्स द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, जो कि एक आम टॉपिक है। यदि इंडस्ट्रीज हैं तो वहां पे झगड़ा होना स्वाभाविक सी बात है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है, एक तरीके का डिसएग्रीमेंट या म्यूचुअल एंटेगोनिज्म एस ऑफ आइडियाज इंटरेस्ट बिटवीन पार्टीज इन इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्रीज के लोग हैं उनके बीच में डिसएग्रीमेंट होना या फिर कंफ्लिक्ट होना किसी आइडिया को लेकर, किसी इंटरेस्ट को लेकर, किसी चीज को लेकर, उसे ही हम कहेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इन इंडस्ट्रियल सेटिंग्स पार्टीज आर इनवेरेबली वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। और यदि पार्टीज की बात करें तो ऑब्वियसली जो काम कर रहा है वर्कर्स, वर्कर्स में आपके एम्प्लॉयज भी आ जाएंगे,
है ना, और दूसरा हिस्सा हो जाएगा मैनेजमेंट, जिसकी कंपनी है या जिनकी ऑर्गेनाइजेशन है या जिनकी इंडस्ट्री है। इन दोनों के बीच में जब झगड़ा होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, यानी ये दोनों किसी एक चीज पे एग्री नहीं हो पाते हैं और जिसके कारण मतभेद हो जाता है, तो जो है उसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। ठीक है, मतभेद होना ठीक है, मनभेद नहीं होना चाहिए, है ना, मन में कोई चीज नहीं रहना चाहिए। तो अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2K ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 क्या कहता है, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जामिनेशन में आ सकता है। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ये पता है कि इंडस्ट्री है तो झगड़ा होगा, इसके लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 बनाई गई है। उसके सेक्शन 2K में डेफिनेशन दी गई है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की। आइए पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज डिफाइंड एज एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स। यदि दो एम्प्लॉयर साथ में पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उनके बीच में यदि डिस्प्यूट होता है तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहलाएगा। और बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन, यानी जो काम कर रहे हैं और एम्प्लॉयर्स हैं, तो वो डिस्प्यूट कहलाएगा। बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन, दो वर्कर्स के बीच में झगड़ा हो गया, है ना, दोनों ने अपनी अपनी पार्टी बना ली, तो जो है ये भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर आएगा। विच इज कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट और द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और विद द कंडीशन ऑफ लेबर ऑफ एनी पर्सन। जब भी किसी भी इंडस्ट्री में दो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर, या हो सकता है एक दूसरी जगह का एम्प्लॉयर हो और एक दूसरी जगह, इन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में आ जाएगा, है ना। यदि एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में हो रहा है तो भी ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंडर आ जाएगा, और यदि वर्कर और वर्कर के बीच में झगड़ा हो रहा है या कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो भी ये इसमें कवर होगा। ये कहती है हमारी डेफिनेशन 2K ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है, इसके निवारण हम कैसे कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं आम भाषा में मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। जब ये झगड़ा होता है हमें समझ में आ गया, लेकिन इसका सेटलमेंट कैसे होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं इसका निवारण कैसे होगा, तो इसके लिए जो है 3 तरीकों से इसका निवारण हो सकता है। आइए पढ़ते हैं। Industrial Dispute Act 1947 established a complex and effective mechanism for the peaceful and amicable resolution of industrial disputes. They are as follows. जो एक्ट है हमारी 1947, वो हमें ये बताती है कि एक रिजोल्यूशन के लिए जो है 3 तरीके से हम इसका डिस्प्यूट्स का निवारण कर सकते हैं, जिसका नाम है कंसिलेशन, आर्बिट्रेशन वे, और एक होता है एजुकेशन वे बोल सकते हैं, या इसको आप मेथड भी लिख लीजिए। ठीक है, नोट्स बनाते चलने हैं आपको, आपको दिक्कत नहीं जाएगी जब आप नोट्स बनाते बनाते पढ़ते हैं, तो एक तो आपको याद अच्छे से होता है, बेहतर तरीके से आप समझ पाते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करते हैं तो आपको और कम समझ आता है। तो ऑलवेज प्रिफर टू मेक नोट्स, हर सब्जेक्ट के बनाने चाहिए, उससे आपकी जो है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से पकड़ बहुत अच्छी होगी। ठीक है, अब सबसे पहले मेथड को यदि हम समझें कि निवारण, जब भी दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है तो फर्स्ट जो मेथड है दैट इज द कंसिलेशन मेथड। ये क्या कहता है, तो कंसिलेशन मेथड जो है इज अ फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन और नेगोशिएशन इन विच डिस्प्यूटिंग पार्टीज, यानी जो लड़ रही हैं पार्टीज, जिनका आपस में डिस्प्यूट हुआ है, वॉलेंटरीली फाइंड एन एग्रीबल कंक्लूजन एक्सेप्टेबल टू बोथ साइड्स। दोनों आपस में बैठ के बातचीत करके जो है या तो उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, है ना, एग्री हो जाते हैं, दोनों आपस में एक बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। या किसी एक पर्सन को बुला के भी वो उसका सॉल्यूशन, लेकिन आपस में बैठ के जो भी जिनके बीच में डिस्प्यूट हुआ है, सपोज वर्कर्स और एम्प्लॉयज के बीच में, एम्प्लॉयर के बीच में ये डिस्प्यूट हुआ है कि वर्कर्स को अपनी सैलरी बढ़ानी है, और एम्प्लॉयज उसके लिए एग्री, एम्प्लॉयर जो है उसके लिए एग्री नहीं हो रहा है। अब उन्होंने क्या कर लिया, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है आपको किस रूप में दिखेगा, उन्होंने स्ट्राइक कर लिया, है ना, लॉकआउट कर लिया, इस तरीके की चीजें होती हैं जब झगड़ा होता है। तो जो है दोनों आपस में बैठ के उन्होंने बातचीत कर ली, उसका रिजोल्यूशन निकाल लिया कि ठीक है इतनी नहीं बढ़ाएंगे, इतनी बढ़ा लेंगे, थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, तो दोनों जो है एग्री हो जाते हैं, दैट इज द कंसिलेशन मेथड। द पार्टीज conversation negotiation may begin by the parties themselves or by the efforts of third impartial to the issue। या तो दोनों आपस में बैठ जाएंगे, या कोई उनका थर्ड पार्टी कोई ऐसी बैठेगी जो कि न उस पक्ष के फेवर में है न इस पक्ष के फेवर में है, कोई एक्सटर्नल पर्सन को बिठा देंगे जो उनको समझेगा, और तीनों मिलकर जो है उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। दिस थर्ड इम्पार्शियल पर्सन वर्क एज ए
कंसिलेटर मीडिएटिंग और प्रमोटिंग द रिजोल्यूशन ऑफ द इशू। ठीक है, ध्यान से समझना है। कंसिलेशन मेथड क्या है? जहां पे बोथ द पार्टीज जो है साथ में मिलकर जो है एक सॉल्यूशन निकाल लेती है, आम सहमति कर लेती है, दैट इज द कंसिलेशन मेथड। और कभी कभी वो किसी थर्ड पर्सन को या थर्ड पार्टी को इंक्लूड कर सकते हैं। 12% नोन एज आर्बिट्रेटर फॉर रिजोल्यूशन। यहाँ पे क्या होता है, जिनका डिसएग्रीमेंट हुआ है वो लोग खुद से अपनी इच्छा से वॉलेंटरली जो है वो क्या करते हैं, अपनी इच्छा से किसी थर्ड पर्सन से सुझाव मांगते हैं या उनके पास जाते हैं सॉल्यूशन के लिए कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो वो जो थर्ड पर्सन होता है उसको क्या कहते हैं, आर्बिट्रेटर कहा जाता है। आफ्टर हियरिंग वो आर्बिट्रेटर दोनों को सुनता है। आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टीज टू द डिसएग्रीमेंट, द आर्बिट्रेटर इशूज एंड बाइंडिंग अवार्ड डिटरमाइनिंग द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पार्टीज टू द डिस्प्यूट। जब वो दोनों को सुनता है और उसके हिसाब से जो है एक फैसला करता है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको क्या करना है। आर्बिट्रेशन इज द आउट ऑफ कोर्ट टेक्निक ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट, है ना, इसमें कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होता है, ये आउट ऑफ कोर्ट टेक्निक होती है, इसको आपको ध्यान रखना है। एंड इज अ लो कॉस्ट एंड क्विक मेथड ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट, यानी आप थर्ड पर्सन को अपनी मर्जी से बुलाते हैं लेकिन ये आउट ऑफ, हम कहते हैं ना, आपने सुना होगा ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं, यानी इसमें लीगली इन्वॉल्व न होना, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाता है किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से, उसे ही हम कहते हैं आर्बिट्रेशन। ठीक है, इट इज यूज टू रिजॉल्व इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अंडर सेक्शन 10A ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947। ये सॉल्व करता है सेक्शन 10A की चीजों को रिजॉल्व करने में। अब 10A में क्या है, अंडर सेक्शन 10A(1) ऑफ द एक्ट, the parties of an industrial dispute may be voluntarily submit an industrial dispute to an arbitrator by a written agreement। 10A में यही है कि जो एग्रीव्ड है, जो परेशान है, जिनके बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, वो रिटर्न डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करता है किसको, आर्बिट्रेटर को, कि हमारा निवारण कर दीजिए। दैट इज द आर्बिट्रेशन मेथड। इसमें जो है आर्बिट्रेशन की दो पार्टीज होती हैं, एक होता है आर्बिट्रेटर और एक होता है एम्पायर। आर्बिट्रेटर यानी ऐसा पर्सन जो जिसके पास आपने रिटर्न में दिया है और ये दोनों पार्टीज के बीच में जो है मध्यस्थ का काम करता है, दोनों को सुनता है और उसके हिसाब से जो है जजमेंट पास करता है। इसमें एक एक्स्ट्रा पर्सन भी आप रख सकते हैं एज अ एम्पायर, कि वो आपको एक्स्ट्रा जो है हियरिंग दे, यानी वो अपना जजमेंट भी सुनाए ताकि आपको दो लोगों की हियरिंग हो जाए कि हाँ दोनों का पक्ष यही बोलता है। तो ये एम्पायर, जैसे एक एम्पायर का काम क्या होता है कि ऑलरेडी जो है चीजें हमें दिख रही हैं लेकिन एम्पायर का जजमेंट जरूर रहता है कि उसके हिसाब से वो चीजें क्या हैं, जैसे हम क्रिकेट में देखते हैं। तो सेम जो है यहाँ पे एक तो मध्यस्थ रहता है और दूसरा जो है एम्पायर रहता है जो अपना निर्णय भी बताता है। ठीक है, यदि उसको लगता है कि ये डिसीजन जो है सही नहीं है या इसमें और कुछ सजेशन दे सकते हैं तो वो उस चीज को सजेस्ट करता है। दैट इज द आर्बिट्रेशन मेथड। अब इसमें जो थर्ड मेथड है, जब प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है तब जो मेथड आती है, दैट इज द एजुकेशन मेथड। किसी से कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो ये एक तरीके का हम कहते हैं कोर्ट सेटलमेंट होता है। कोर्ट की मदद से जब आप सॉल्यूशन करते हैं डिस्प्यूट्स को, दैट इज द एजुकेशन मेथड। ओके, पढ़ते हैं इसको। द एजुकेशन ऑफ एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज अ मैंडेटरी प्रोसीजर फॉर रिजॉल्विंग द इशू। अब मैंडेटरी हो जाता है, यदि आपने दोनों को ट्राई कर लिया, वो दोनों मेथड्स भी एप्लीकेबल नहीं हुई या प्रॉब्लम इतनी बड़ी हुई कि आपको जो है कोर्ट की मदद लेनी पड़ रही है, तो ये एक मैंडेटरी है, जरूरी प्रोसीजर है यदि आप इसके तहत आ गए हैं तो।
After hearing both the parties, examining the merits of the disagreement and information on record, दोनों के डिसएग्रीमेंट को सुन लेना कि किस बात के कारण जो है झगड़ा हो रहा है। फिर ऑन रिकॉर्ड द adjudicatory authority assess the rights and responsibilities of the parties of the disputes and make its award। अब जो है फिर वो फैसला लेते हैं। अवार्ड या रिवॉर्ड का मतलब यहाँ पे यही है कि वो जो फैसला निर्णय बताते हैं कि किसकी क्या राइट्स हैं, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या एक तरीके का वो जजमेंट पास ऑन करते हैं। If the aggrieved party who is dissatisfied with the verdict does not appeal to the appellate authority, अब ऐसा होता है यदि दो पार्टीज हैं, उसमें से एक पार्टी तो खुश है लेकिन एक पार्टी जो है ना खुश है इस रिजल्ट से या इस जजमेंट से, तो वो क्या करेगी, उसको हम क्या कहेंगे, दैट विल बी द एग्रीव्ड पार्टी, जो दुखी है उस जजमेंट से। तो द एजुकेटरी ऑथोरिटी अवार्ड इज फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। फिर से पढ़ना है। इफ द एग्रीव्ड पार्टी हु इज डिससेटिस्फाइड विद द वर्डिक्ट डज नॉट अपील, उनको यदि वो सेटिस्फाइड नहीं है कि यार ये फैसला जो है उनके हक में नहीं है, टू द एपिलेट ऑथोरिटी द एजुकेंट ऑथोरिटीज अवार्ड इज फाइनल माना जाएगा एंड बाइंडिंग द पार्टीज, और पार्टीज को जो है ये बाउंडेशन दी जाएगी कि आपको उसी को ही फॉलो करना है। यानी एक दुखी है तो भी उसको उस चीज से बाइंड अप करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज द कोर्ट्स जजमेंट। अब इसमें कौन कौन सी पार्टी है, तो एजुकेशन ऑथोरिटी, लेबर कोर्ट, यानी आप यदि उसको जो है शॉर्ट लेवल की कोई प्रॉब्लम है तो आप लेबर कोर्ट में जाके जो है उसका निवारण कर सकते हैं। फिर या तो आप इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जाके या फिर नेशनल ट्रिब्यूनल में जाके, जब प्रॉब्लम जो है बहुत बड़ी है तो ये तीन मेथड्स हैं जो हमने देखे कि जब भी कोई इंडस्ट्री में डिस्प्यूट होता है तो कंसिलेशन मेथड, जो कि आपस में सर्वसहमति से जो है वो मान जाते हैं, एक निर्णय ले लेते हैं कि इस तरीके से जो है दोनों अपने अपने पक्ष रख के और एक सॉल्यूशन खुद से ही लाकर उसका रिजॉल्वमेंट कर लेते हैं, दैट इज द कंसिलेशन। सेकंड आर्बिट्रेशन, मध्यस्थ के माध्यम से, और तीसरा जो है कोर्ट के माध्यम से, और जो है कोर्ट सेटलमेंट कहलाएगा, और वो जो हमने पहले देखा दैट विल बी द आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। ठीक है, तो दिस आर द थ्री वेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेटलमेंट मेथड्स, जिसे सेटलमेंट मशीनरी भी कहा जाता है। एग्जाम में सेटलमेंट मशीनरी आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, आपको यही चीजें लिख के आना है। ओके, सो यहाँ पे जो है हमारा एचआरएम का रिवीजन जो है खत्म होता है। हमने जो है 5 क्लासेस देखी एचआरएम की, जिसमें हमने बेसिक से लेकर ओवरऑल मैक्सिमम पोर्शन ऑफ एचआरएम कवर करने की कोशिश की है। यदि आपने पहले के टॉपिक्स नहीं देख रहे हैं तो डू वॉच, इट विल बी हेल्पफुल इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, विद दिस थैंक यू।